This video is made solely for educational purposes and consent has been obtained from all individuals whose details are visible in the video. The sole purpose of this video is to guide and educate colleagues in the Bhu-Abhilekh department under the government of Madhya Pradesh. नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि में आवेदन किस तरह से करना है, करेक्शन किस तरह से करना है और क्या क्या दिक्कतें हैं उनका कैसे समाधान होता है और इससे जुड़ी अन्य चीज़ें। तो सबसे पहले आपको अगर पीएम किसान सम्मान निधि में आवेदन करना है तो आपको ये जो वेबसाइट है pmkisan.gov.in इस पर आना होगा। अब इसमें आवेदन कर कौन सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर या तो 1 फरवरी 2019 इस तारीख से पहले ज़मीन ऑलरेडी थी, पहले से अगर आपके पास 1 फरवरी 2019 से पहले आपके नाम पर ज़मीन थी तो आप इस योजना में पात्र हैं, 100% पात्र हैं। अगर आपके नाम पर ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद आई है और आपका नाम राजस्व अभिलेखों में चढ़ा है तो कंडीशन चेक ये करनी है कि आपका नाम राजस्व अभिलेखों में फौती नामांतरण से चढ़ा है, यानी कि पिताजी या माताजी की मृत्यु के बाद चढ़ा है, या आपके दादाजी की मृत्यु मतलब किसी के मृत्यु होने के बाद आपका नाम अगर चढ़ा है राजस्व अभिलेखों में 1 फरवरी 2019 के बाद में तो आप पात्र हैं। पर अगर 1 फरवरी 2019 के बाद आपका नाम प्रथम बार राजस्व अभिलेखों में बंटवारा या रजिस्ट्री के द्वारा चढ़ा है तो आप अपात्र हैं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। आप अगर नियम अनुसार अपात्र हैं तो आवेदन ना करें और अगर पात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन करने के लिए आपको आना है इस साइट पर pmkisan.gov.in। गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलकर कुछ इस तरह से आ जाएगी। नया अगर आवेदन आपको करना है तो आपको ये जो आइकन दिख रहा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसमें जाकर आपको कर देना है क्लिक। इसको क्लिक करेंगे तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी जो हम आगे आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन का प्रयोग करना है। यदि आपके पहले से ही पैसे आते थे, किस्तें आती थीं, परंतु और आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि किस्त लास्ट किस्त आपकी आई या नहीं आई, आपकी किस्तें आ रही हैं या नहीं, अगर इस तरह का डाउट है और आपको अपना स्टेटस चेक करना है पीएम किसान सम्मान निधि का तो आपको ये जो ऑप्शन है नो योर स्टेटस, इसमें क्लिक करना है और इसमें जाने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा डालकर ओटीपी प्राप्त कर ओटीपी डालना होगा और आपका स्टेटस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ये उनके लिए जिनके पहले से पैसे आते थे और उन्हें अपना स्टेटस चेक करना है, ठीक। या फिर पैसे आते थे और फिर आने बंद हो गए तो आपको कारण पता करना है कि क्यों बंद हो गए, तो भी आपको यहीं से स्टेटस अपना चेक करना है। अब अगर किसी के पैसे आते थे और फिर बंद हो गए और आपने यहाँ से जाके अपना स्टेटस चेक किया और उसमें आता है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर, तो आपको इस वाले ऑप्शन का प्रयोग करना है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर। अगर ये वाला जो एरर है इसकी वजह से आपके पैसे रुके हैं तो आपको यहाँ आकर करेक्शन करना है। करेक्शन के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपने प्रथम बार यहाँ से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको देखना है कि आपका आवेदन किस स्तर तक पहुँच पाया है, तो वो यहाँ से दिखेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। इस ऑप्शन का प्रयोग करके आपने जो पहली बार नया आवेदन किया है वो कहाँ तक पहुँचा उसकी स्थिति यहाँ से पता चलेगी। अगर यहाँ पर स्थिति चेक करने पर आपको दिख रहा है रिजेक्टेड बाय सब डिस्ट्रिक्ट या फिर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट या रिजेक्टेड बाय किसी अन्य स्तर से रिजेक्ट किया गया है, उस स्थिति में आपको करेक्शन करना होगा और वो होगा इस ऑप्शन से एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन का प्रयोग करके अगर आपने नया आवेदन किया था और वो रिजेक्ट हो गया है तो उसका करेक्शन जो है इस ऑप्शन से होगा एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन से। इसकी प्रक्रिया हम आगे आपको बताएंगे। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको बदलना है पीएम किसान सम्मान निधि में, इसमें आधार नंबर ज़रूरी नहीं कि आपका आधार से जुड़ा नंबर हो, कोई और नंबर भी हो सकता है जो आपने आवेदन करते समय दिया होगा। अगर आपको वो बदलना है तो कंडीशन ये है कि आपके पास पुराना मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा, और नया मोबाइल नंबर भी होना चाहिए क्योंकि एक ओटीपी उस पर जाएगा, और उसके बाद आप इस ऑप्शन का यूज़ करके अपना मोबाइल नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आपको प्रक्रिया बताते हैं। और जिन किसानों के स्टेटस चेक करने पर अगर वहाँ पर वॉलंटरी सरेंडर लिखा आता है, यानी या आपने तहसील में जाकर चेक कराया और वहाँ वॉलंटरी सरेंडर लिखा आ रहा है, तो फिर आपको, और आप वॉलंटरी सरेंडर का मतलब है आपने स्वेच्छा से लाभ जो हैं किस्तें जो हैं वो त्यागी हैं, इसका मतलब ये है। अगर ऐसा आपने जानकर नहीं किया है, त्रुटिवश हुआ है, तो आपको करेक्शन करना होगा और इसको रिवर्स करने के लिए यानी कि सरेंडर रिवोकेशन को रिवर्स करने के लिए आपको वॉलंटरी सरेंडर रिवोकेशन इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपना आधार नंबर कैप्चा डालकर ओटीपी प्राप्त करके वेरीफाई करना होगा और सरेंडर रिवोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करानी होगी। नया रजिस्ट्रेशन करना या एडिट अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इन तीनों में से या सरेंडर रिवोकेशन, इन चारों ऑप्शंस को करने के बाद आपको अपनी बायोमेट्रिक ई केवाईसी करवानी होगी जो आप
पीएम किसान मोबाइल ऐप से कर सकते हैं या फिर आप सीएससी सेंटर से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा भी कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम चलेंगे प्रक्रिया के बारे में। मॉड्यूल लगभग सेम ही हैं, चाहे ये ऑप्शन हो, ये ऑप्शन हो, ये ऑप्शन हो, मॉड्यूल जो है वो लगभग सेम है। तो हम फिलहाल ये जो मॉड्यूल है इसकी मदद से आपको समझाएंगे कि किस किस तरह से आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक व्यक्ति है जिन्होंने नया आवेदन किया था और उनका आवेदन जो है तहसील स्तर से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब उनका सुधार कैसे करना है वो देखते हैं। आपको जाना है एडिट एंड अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और सर्च बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपके द्वारा आवेदन था वो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। कृषक का नाम, कृषक के पिता का नाम, आधार अनुसार डिटेल यहाँ पर पकड़कर दिखाई जाएंगी। जो भी आधार में जैसा भी आपका होगा वो जानकारी यहाँ आ जाएंगी। आपका पता, राज्य का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी फार्मर आईडी और यहाँ पर ये जो एडिट लिखा हुआ है ब्लू कलर से, इसे आपको करना है क्लिक। इस एडिट को आपको क्लिक करना है आगे की प्रक्रिया खोलने के लिए। तो जैसे ही आप इस एडिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, ये डिटेल तो पहले की तरह ही प्रदर्शित होंगी। नीचे यहाँ पर स्टेट, मोबाइल नंबर, फार्मर आईडी और एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब ये पूछेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। सेम तरह का इंटरफेस आपको नया आवेदन करते समय भी दिखाई पड़ेगा। तो नया आवेदन और एडिट अपडेट करते समय सेम प्रक्रिया है, ये आप समझिए। और अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन करते समय भी यही सेम प्रक्रिया होगी। तो यहाँ से अब तीनों मॉड्यूल में, सेल्फ रजिस्ट्रेशन में, एडिट अपडेट में और अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन में, तीनों में सेम मॉड्यूल चलेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन का प्रकार। आपके नाम पर ज़मीन 1 फरवरी 2019 के पहले थी तो आप ये वाला जो सर्कल है इसे चुनेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं डिलेड रजिस्ट्रेशन, यानी कि ज़मीन हमारे नाम पहले ही थी परंतु हम पहले आवेदन नहीं कर पाए, इसलिए हम देरी से आवेदन कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं डिलेड रजिस्ट्रेशन। अगर आपके नाम पर ज़मीन 1 फरवरी 2019 के पहले थी तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। अगर आपके नाम पर ज़मीन 1 फरवरी 2019 के बाद आई है तो आपको ये जो सर्कल है इसे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। इसे कहते हैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जैसा भी आपका केस है, 1 फरवरी 2019 के पहले का है या बाद का है, उस अनुसार जो है चुनाव करें। चुनने के बाद पेज जो है लोड होगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। मान लीजिए आपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन चुना। रेगुलर वाला 1 फरवरी 2019 के बाद है और डिलीट वाला 1 फरवरी 2019 के पहले अगर आपका नाम राजस्व अभिलेखों में चढ़ चुका था तो आपको डिलीट करना है। अगर बाद में चढ़ा है तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन में करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप जिसका भी चुनाव करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। आपके आधार से जुड़े नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। OTP रिसीव होने पर आपको यहाँ OTP डालना है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है कंसेंट बॉक्स, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक कंसेंट फॉर्म जो है वो ओपन होकर आएगा और उसमें आप टिक कर देंगे और उसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद आप दबा देंगे आधार ऑथेंटिकेशन बटन। चेक बॉक्स टिक करना है, कंसेंट को पढ़ना है, वहाँ पे चेक बॉक्स आएगा वो टिक करना है और उसको क्लोज करके आधार ऑथेंटिकेशन बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इस तरह से फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस कैटेगरी चुन लेनी है। राशन कार्ड नंबर अगर हो तो डाल देना है। आपको अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो चुनना है, शादीशुदा हैं, तलाकशुदा हैं, अकेले हैं, जिस भी तरह का आपका है। उसके बाद आपको अपना जो जीवन साथी है उसकी जानकारी देनी है। अगर आप शादीशुदा चुनते हैं तो आपको रिलेशन जो है वो बताना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ हैं क्या हैं। यहाँ पर आपके जीवन साथी का नाम आएगा और यहाँ पर जीवन साथी का जो है आधार नंबर आएगा। नाम जो है इस बॉक्स में वही डालिएगा जो आधार कार्ड में है। आधार कार्ड में अगर नाम जैसा है वैसे का वैसा ही यहाँ डालिएगा, स्पेलिंग एकदम वैसे ही डालिएगा, क्योंकि यहाँ डाले गए नाम को जो सर्वर है वो आधार के सर्वर से क्रॉस चेक करेगा। डालने के बाद आपको डेमो ऑथेंटिकेशन ये बटन दबाना है। अगर आपके द्वारा डाली गई जानकारी यानी कि आपके जीवन साथी का नाम और आधार नंबर जो है आधार के सर्वर से मैच कर जाता है तो यहाँ पर लिखा आएगा डेमो ऑथ ट्रू। डेमो ऑथ ट्रू आया, यानी कि आधार के सर्वर से जानकारी क्रॉस चेक हो गई है सफलतापूर्वक। इसके बाद जो है इंटरफेस कुछ इस तरह से आगे ओपन होगा। यहाँ पर अब आपसे ज़मीन के बारे में जो जानकारी है वो पूछी जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस ज़मीन से आवेदन करना चाहते हैं वो एकल खाता है या शामिल खाता है, जॉइंट खाता है या सिंगल खाता है। तो जैसे भी आपका खाता होगा वैसे चुनाव करें। अगर शामिल खाता है तो शामिल खाता वाला बटन चुनें, अगर सिंगल एकल खाता है तो एकल खाता।
इसके बाद आपके नाम की जो ज़मीन है वो यहाँ दिखने लग जाएंगी, जितने भी सर्वे नंबर होंगे आपके वो यहाँ प्रदर्शित होने लग जाएंगे। इसके बाद आप जिस भी खसरे से आवेदन करना चाहते हैं उस खसरे को आप चुनाव करें। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 207 जो खसरा, इससे चुनाव आवेदन करना चाहें तो 207 पर टिक करें। इसके बाद नीचे आप देखिए, नीचे यहाँ खाता नंबर पूछा जा रहा है। खाता नंबर आप वेब GIS 2.0 जो वेबसाइट है MP फूलेक, उस पर जाएंगे, आप वहाँ पर अपनी खतौनी और खसरा दोनों चीज़ें देख सकते हैं। खाता नंबर आपको अपनी खतौनी में मिलेगा। खतौनी का जो पहला कॉलम होता है वहाँ पर आपको खाता नंबर देखने को मिल जाएगा। आपको अपनी खतौनी में अपना खाता नंबर देखना है और वो यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ खसरा नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर खतौनी का खाता नंबर डालना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे ये ऑटोमेटिक चुना हुआ आएगा, आपने जो स्टार्टिंग में चुना था 1 फरवरी 2019 के पहले या बाद में, उस अनुसार ये अपने आप ऑटोफिल आएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में अलग अलग चॉइसेस हैं, जैसे डेथ ऑफ फादर के बाद डेथ ऑफ गार्जियन के बाद, अगर पिताजी की मृत्यु के बाद आई है तो डेथ ऑफ फादर, माताजी की मृत्यु के बाद आई है तो डेथ ऑफ मदर, या माता और पिता के अलावा किसी के मरने से, जैसे दादाजी के मरने से आई है ज़मीन डायरेक्टली आपके नाम पर तो डेथ ऑफ गार्जियन में जाएंगे आप। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है लैंड वेस्टिंग डेट। लैंड वेस्टिंग डेट का सीधा सा मतलब है वह तारीख जिस तारीख पर आपके नाम पर ज़मीन अंतरण हुई, यानी कि वो आदेश दिनांक जिस पर वो आदेश हुआ जब आपका नाम खसरे में चढ़ गया, राजस्व अभिलेखों में चढ़ गया। तो यहाँ पर आपको जो खसरा है, आपने सर्वे नंबर कौन सा चुना, 207 यहाँ पर, तो 207 सर्वे नंबर का जो खसरा है, खसरे के कॉलम नंबर 12 में जो सबसे आखिरी कॉलम होता है वहाँ पर आदेशों की टीप डली होती है कि आदेश नंबर 0025/6/2025-26, आदेश दिनांक 16/3/2019, इस तरह से पूरी टीप डली होती है। तो वह आदेश की तारीख जिसके द्वारा ज़मीन आपके नाम पर चढ़ी वो तारीख आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपको ना तो अपने पिताजी की मृत्यु की दिनांक डालनी है, ना ही कोई अन्य दिनांक डालनी है। लैंड वेस्टिंग डेट का मतलब है वो तारीख जिस तारीख पर आपका नाम जब राजस्व अभिलेखों में चढ़ा, जिस आदेश से चढ़ा, उस आदेश की दिनांक आपको यहाँ पर डालनी है, जो कि खसरा के कॉलम नंबर 12 में आपको दिख जाएगी। इसके बाद पट्टा नंबर या RFA, अगर पट्टे की भूमि है या फिर फॉरेस्ट वाली है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अगर नॉर्मल ही खाता है तो आप नो रहने दीजिए, जो ऑटोमेटिक फिल होकर आता है। इसके बाद आप डिक्लेरेशन जो है ये चेकबॉक्स टिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, उसमें आप कंसेंट टिक करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर अगले स्टेप में क्या होगा, आपने जैसे ही खाता नंबर एंटर कर दिया, इसके बाद आपने डेथ ऑफ फादर से ज़मीन आई, लैंड वेस्टिंग डेट, आदेश दिनांक आपने डाल दी खसरे से देखकर सही। इसके बाद वो पूछेगा क्या पूर्व भूमि स्वामी यानी पिताजी के शांत होने के बाद आपके नाम पर ज़मीन चढ़ी तो क्या पिताजी का आधार कार्ड उपलब्ध है, तो आपको यस या नो चुनना है। अगर यस चुना है तो वो यहाँ पर पूछेगा उस भूमि स्वामी का नाम जिसके शांत होने से आपको भूमि आई, यानी कि आपके पिताजी या माताजी की जो है आधार की संख्या पूछेगा। तो यहाँ पर आपको उनकी आधार की संख्या जो है वो एंटर करनी है। इसके बाद उनका नाम पूछेगा, उनके आधार में जैसा नाम है वैसे का वैसा ही आपको सेम स्पेलिंग में यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको डेमो ऑथ बटन क्लिक करना है। अगर आधार के सर्वर से जानकारी सक्सेसफुली क्रॉस चेक हो जाएगी तो यहाँ पर लिखा आएगा डेमो ऑथ सक्सेसफुल, प्लीज़ अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। अब आपके पिताजी का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसे आप स्कैन कर रखिए और उसकी एक PDF बना लीजिए, जो कि 100 KB के अंदर होनी चाहिए, उसका साइज़ जो है 100 KB के अंदर का होना चाहिए। इसके बाद आप अपलोड डेथ सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने मोबाइल में या सिस्टम में जहाँ भी आपने डेथ सर्टिफिकेट स्टोर करके रखा है वहाँ तक जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन दबा देंगे। इसके बाद वो डेथ सर्टिफिकेट जो है अपलोड हो जाएगा। जैसे ही वो अपलोड होगा तो यहाँ पर आपको एक और बटन दिखने लगेगा ऐड का। मृत्यु प्रमाण पत्र सक्सेसफुली अपलोड कर लेने के बाद आप दबाएंगे ऐड बटन। ऐड बटन दबाने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा ज़मीन संबंधी दस्तावेजों को अपलोड करने का। इस तरह से डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर देने के बाद जैसे ही आप ऐड बटन दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर, और जो आपने भरी थी वो दिखाई जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर अपना जो भूमि संबंधी दस्तावेज है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा आपको। तो आप अपने खसरे की, जिस खसरे से आपने ऊपर आवेदन टिक किया था, आपने यहाँ पर कौन सा टिक किया था 207, तो 207 सर्वे नंबर का जो खसरा है, खसरे की PDF बनानी है 100 KB से कम 100 KB से कम की PDF बनानी है और उसे यहाँ अपलोड करना है। ज़मीन संबंधी दस्तावेज़ में आपको ना तो खतौनी अपलोड करनी है ना पावती अपलोड करनी है, आपको केवल और केवल खसरा जो है, जिस सर्वे नंबर से आपने आवेदन किया है उस सर्वे नंबर का खसरा आपको यहाँ पर अपलोड करना है।
खसरा क्यों अपलोड करना है? क्योंकि खसरे के कॉलम नंबर 12 में जो है आदेश दिनांक दिखती है, और वही आदेश दिनांक जो भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी चेक करने के लिए बैठा होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आपने यहाँ पर लैंड वेस्टिंग डेट डाली है, यह तारीख खसरे में मौजूद आदेश दिनांक से मैच होनी चाहिए। अगर मैच होती है तो ही चेक करने वाला कर्मचारी आवेदन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर आपको खसरा, जो भी आवेदित सर्वे नंबर है उसका खसरा जो है यहाँ पर PDF बनाकर अपलोड करना है। साइज़ अधिकतम 200 KB हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपना खसरे की PDF जहाँ पर स्टोर है आपके सिस्टम में, मोबाइल में, वहाँ जाना है, अपलोड करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट दबाना है। इसके बाद और अपलोड करने से, ये बटन क्लिक करने से पहले आप यहाँ फाइल चूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन चेक बॉक्स है इसे टिक करेंगे। एक कंसेंट डिक्लेरेशन खुल कर आएगी, उसमें एक कंसेंट बॉक्स होगा कोने में, उसे टिक करेंगे, कंसेंट डिक्लेरेशन को क्लोज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आकर अपलोड जो डॉक्यूमेंट है इसे दबा देंगे। इसके बाद इस तरह से खुलकर आता है कंसेंट डिक्लेरेशन। ये चेक बॉक्स टिक करना है आपको, कन्फर्म दबा देना है। इसके बाद आप वापस आएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली इस तरह से लिखा आएगा। इसके बाद आपका इसके बाद यहाँ पर सेव लिखा हुआ आएगा नीचे। यहाँ पर एक जगह सेव का बटन आता है लिखा हुआ, सेव का बटन दबा देने के बाद आपकी तरफ से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस तरह का इंटरफेस। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल और टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ डू द बायोमेट्रिक EKYC। यानी कि अगर आपने पहली बार सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको बायोमेट्रिक EKYC करवानी है, तब जाकर आपका आवेदन पूरा होगा और उसके बाद ही बायोमेट्रिक EKYC करने के बाद ही वो तहसील के ID पर जो है वो प्रदर्शित होगा आगे बढ़ने के लिए। जब तक आप बायोमेट्रिक EKYC नहीं कराएंगे वो तहसील की ID पर नहीं दिखेगा। यानी कि आपका आवेदन फॉर्म भरने के बाद भी आपको बायोमेट्रिक EKYC करवानी है। अगर आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया है, बायोमेट्रिक EKYC नहीं कराई है, तो आपका आवेदन अधूरा ही है। अगर आपने आवेदन किया था, वो रिजेक्ट हुआ था तहसील से, ज़िला से या राज्य से, और उसके बाद आपने एडिट अपडेट ऑप्शन में आकर इस बताए हुए तरीके से अपना फॉर्म दोबारा भरा है और समस्त दस्तावेज़ अपलोड करे हैं, उसके बाद भी आपको बायोमेट्रिक EKYC करवानी है। अगर आपकी किस्तें आ रही थीं पर किन्हीं कारणवश बंद हो गई, पता करने पर पता चला इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर वाला एरर है, तो आपने अपडेट मिसिंग ऑप्शन जो है उससे सेम तरीके से अपनी समस्त दस्तावेज़ और जानकारी दोबारा भरी, उसके बाद भी आपको बायोमेट्रिक EKYC कराना पड़ेगा। जब तक आप बायोमेट्रिक EKYC नहीं कराएंगे आपका आवेदन पूरा नहीं होगा, ना ही वो तहसील की ID पर प्रदर्शित होगा आगे बढ़ने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थी प्रक्रिया सेल्फ रजिस्ट्रेशन, एडिट अपडेट और अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन भरने की। आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कट ऑफ डेट है 1 फरवरी 2019। इस तारीख के पहले जिनका नाम खसरों में था, मतलब राजस्व अभिलेखों में था, वो 100% पात्र हैं। उनको किस ऑप्शन से फॉर्म भरना है सेल्फ रजिस्ट्रेशन में? डिलेड रजिस्ट्रेशन, रेगुलर रजिस्ट्रेशन में नहीं भरना है, उनको डिलेड रजिस्ट्रेशन में भरना है। और जहाँ पर क्योंकि उनका नाम पहले 1 फरवरी 2019 के पहले ही था राजस्व अभिलेखों में, तो उनको किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु अगर आपका नाम 1 फरवरी 2019 के पहले ही था तो आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपका नाम 1 फरवरी 2019 के पहले राजस्व अभिलेखों में था तो यह बेहतर होगा कि ज़मीन संबंधी दस्तावेज़ जहाँ अपलोड होते हैं वहाँ पर आप पब्लिक ID से 2018-19 का जो खसरा है वो निकलवा कर उसे अपलोड करें, ताकि चेक करने वाला जो अधिकारी कर्मचारी है उसे स्पष्ट तौर पर ये पता चल जाए कि संबंधित व्यक्ति के नाम पर 2018-19 के समय ज़मीन पहले से थी, या फिर और पहले का आप खसरा जो है लगा सकते हैं। मतलब क्योंकि कट ऑफ डेट है, इसके आसपास का जो खसरा है, इसके थोड़ा पहले का 2018-19 का, वो आप लगा सकते हैं, 16-17 का लगा सकते हैं, अगर आपके नाम पर पहले से ही ज़मीन थी। अगर आपके नाम पर ज़मीन जो है 1 फरवरी 2019 के बाद आई है तो आप ये चेक करें, अगर ज़मीन आपको फौती नामांतरण से मिली है तो आप पात्र हैं। अगर आपने रजिस्ट्री या बंटवारे के द्वारा ज़मीन प्राप्त करी है तो आप अपात्र हैं। अगर फौती नामांतरण से ज़मीन आई है तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है आवेदन भरेंगे। आवेदन भरने के समय आप ये ध्यान रखें कि भूमि संबंधी दस्तावेज़ में आपको उस सर्वे नंबर का खसरा अपलोड करना है जिससे आप आवेदन कर रहे हैं, और यह बात सुनिश्चित करना आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपका नाम राजस्व अभिलेखों में, आधार में एक जैसा हो। अंतर होने पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका नाम राजस्व अभिलेखों में और आधार में एक जैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो सुधार करवा लें, उसके बाद ही आवेदन करें। दूसरा, आपके नाम पर अगर ज़मीन फौती नामांतरण से आई है तो आवेदन करते समय आपको अपने से पहले जो भूमि स्वामी था, माता पिताजी या दादा दादी, जिनसे भी आपको ज़मीन मिली, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य रूप से आपको अपलोड करना है। सामान्यतः देखा गया है कि जो दुकान वाले हैं वह आवेदन में ना तो खसरा अपलोड करते हैं
और ना ही मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं। खसरे की जगह वो डाल देते हैं खतौनी। खतौनी से किसी भी तरह से हमें भूमि अंतरण की जानकारी नहीं मिलती है। तो जब आपका आवेदन तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें आदेश दिनांक दिखती ही नहीं है, तो उसे रिजेक्ट करने का एक प्रॉपर जो है बेस हमें मिल जाता है और जो भी कर्मचारी चेक करते हैं उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि आपको खसरा अपलोड करना है, ना कि खतौनी। दूसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको अवश्य रूप से अपलोड करना है। कई दुकानदार जो है मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं, उसकी जगह कोरा कागज़ या बिना अपलोड किए ही डाल देते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आपके नाम पर 1 फरवरी 2019 के पहले ज़मीन थी तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही भूमि स्वामी थे कट ऑफ डेट के पहले। पर आपको 2018-19 के समय का या उससे पहले का, जस्ट पहले का 17-18 का जो है खसरा अपलोड करना आवश्यक है। खसरा, ना कि खतौनी। वो खसरा जिसमें आपका नाम दिख रहा हो और जिसमें आदेश दिनांक भी दिख रही हो कि आपके नाम पर ज़मीन 1 फरवरी 2019 के पहले से ही चली आ रही है। अगर आप इस राजस्व अभिलेखों में 1 फरवरी 2019 के बाद आपका नाम जुड़ा है तो आपको चेक करना है। अगर आप फौती के द्वारा आपका नाम चढ़ा है तो आपको आवेदन करते समय अपना खसरा और अपने से पहले भूमि स्वामी जो भी थे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ज़रूर अपलोड करना है। ये बात है, ध्यान रखिए, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगली बात, पीएम किसान सम्मान निधि जो है यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की योजना है। इसका राज्य सरकार से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं इनकी साइट पर, यह भारत सरकार की योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किस मंत्रालय की? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। यानी कि इसकी जो मातृ मंत्रालय है, जो इसका मदर डिपार्टमेंट है, वो कौन है? वो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि कृषि विभाग। तो राज्य स्तर पर भी कृषि विभाग के नुमाइंदे को इसका कार्यभार देखना चाहिए। परंतु मध्य प्रदेश में जो है राजस्व जो विभाग है उसे इसकी जिम्मेदारी पता नहीं क्यों दी गई है। राजस्व विभाग को इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पर दी गई है, मध्य प्रदेश राज्य में। परंतु जब मदर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है तो राजस्व को पूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी गई है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, राजस्व का जो काम है वो मात्र भूमि संबंधी दस्तावेजों तक सीमित है। तो राजस्व को पूरी हर तरह से इसका जिम्मेदार बनाया जाना ये गलत है। शासन के स्तर पर ये बहुत ही बड़ी त्रुटि मैं कहूँगा कि जब मदर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है तो आप राज्य स्तर पर एक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े विभाग को इसकी जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं? राज्य स्तर पर भी आपको जो है कृषि विभाग को ही देनी चाहिए। इसके बाद, अगर आपने आवेदन किया था और आपका जो लाभ है वो शुरू नहीं हुआ है तो ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आवेदन करने के बाद आपका आवेदन पहले तो तहसील स्तर पर जाएगा, फिर जाएगा ज़िला स्तर पर, फिर उसके बाद जाएगा राज्य स्तर पर, राज्य स्तर के बाद वो जाएगा केंद्र स्तर पर। और हर स्तर से जब दूसरे स्तर पर बढ़ता है तो कुछ तकनीकी चेक जो हैं ऑनलाइन चेक होते रहते हैं। इस कारण से आपने जिस तारीख को, जिस दिनांक को आवेदन किया है, आपका लाभ उससे 3 से 5 महीने के बाद ही शुरू हो पाएगा। तो आप ये उम्मीद में कतई ना रहें कि आपने आवेदन कर दिया है तो अगली किस्त से आपके आने लग जाएंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको 3 से 5 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है अगर सब कुछ ठीक चला तो। और इसमें किस तरह के तकनीकी चेक होते हैं इसकी भी जानकारी राज्य स्तर पर नहीं है। राज्य स्तर पर बस तहसील की आईडी पर जब आती है तो वो ज़िले की ओर बढ़ा देते हैं, ज़िले वाले राज्य की ओर बढ़ा देते हैं। इसके बाद राज्य सरकार के हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसके बाद समस्त जो चेक हैं, जो मैकेनिज्म है टेस्टिंग का, वो पूरा केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। लाभ की राशि कब आएगी, कब नहीं आएगी, किसी की रुक गई है, क्यों रुक गई है, ये भी समस्त चीज़ें केंद्र सरकार के स्तर की हैं। इसमें राज्य सरकार का किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी किसान की आवेदन करने के बहुत समय तक किस्त नहीं आ रही है तो यह कृषक जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जो है वो चेक कराएं और पता करें कि उनका आवेदन अभी किस स्तर पर लंबित है। जिस भी स्तर पर लंबित है, अगर तहसील पे है तो तहसील में जाकर पता करें, अगर ज़िले में है तो ज़िले में जाकर पता करें, या राज्य पे है तो अपने तहसील और ज़िले के कर्मचारियों अधिकारियों से मदद लें और आवेदन की स्थिति जानें कि कहाँ पर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है, और उसे आगे बढ़वाएँ। अगर किसी की किस्त चालू हो गई है और किन्हीं कारणवश रुक गई है तो यह भी कृषक की ही जिम्मेदारी है कि वो अपना स्टेटस चेक कराए और जो भी एरर आ रहा है उसका समाधान खुद pmkisan.gov.in पर आकर कर सकता है। हर चीज़ के लिए सरकारी कर्मचारी को दोषी बनाना यह सही नहीं है। यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद आपके पास अगर नया आवेदन करना है तो ये ऑप्शन है। अगर आपके पहले से ही पैसे आ रहे हैं, आपको स्टेटस चेक करना है तो ये वाला ऑप्शन है। अगर आपने नया आवेदन किया था परंतु वो रिजेक्ट कर दिया गया है तहसील, जिला या राज्य के स्तर से, तो आपको यहाँ पर आकर करेक्शन करना है। आपने नया आवेदन किया था वो किस स्तर पर है वो चेक करना है तो ये वाला ऑप्शन है। अगर आपकी किस्त आ रही थी और वो रुक गई हैं, आपने तहसील स्तर से पता किया तो वहाँ से बताया जा रहा है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर, या स्टेटस चेक किया तो उसमें भी इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर लिखा आ रहा है, तो आपको करेक्शन यहाँ से करना है।
अगर आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लाभ जो है त्यागना है स्वेच्छा से, तो आप यहाँ से त्याग सकते हैं। अगर आपके द्वारा गलती से जो है लाभ त्याग दिया गया था, या गलती से ही ऑटोमेटिक तकनीकी त्रुटि के कारण ऐसा कुछ हुआ है और आपको वापस अपना लाभ शुरू करवाना है, तो आप इस वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको अपने ग्राम की लाभार्थी सूची देखनी है कि किन किन को लाभ मिलता है आपके गांव में, तो आप इस ऑप्शन से वो सूची देख सकते हैं। आप अपने तहसील या ज़िले के स्तर पे किन संबंधित व्यक्तियों से, अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ कर सकते हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सभी कुछ जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। पहले के समय में जो आवेदन हैं वो पटवारी के द्वारा लिए जाते थे, परंतु वर्तमान जो कार्यविधि है इसमें समस्त जिम्मेदारी पूरी तरह से जो है किसान की खुद की है। यहाँ पर आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं फार्मर कॉर्नर, यानी किसान का जो कोना है, यानी यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो किसान के लिए है। किसान स्वयं जो चाहे वो अपना आवेदन स्वयं करे, चेक करे स्टेटस। हाँ, तकनीकी परामर्श अगर लेना है वो आप पटवारी या अपने तहसील में जाकर ले सकते हैं, परंतु संपूर्ण रूप से आपका आवेदन, आपका करेक्शन, अगर कोई त्रुटि है तो उसके सुधार के लिए इनिशिएट करना करेक्शन को, वो आपकी किसान की जिम्मेदारी है। आपको अपने एंड पर इनिशिएट करना होगा, एक्शन लेना होगा।